नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ कुमार गुप्ता। हम नगरपालिका अधिनियम की इस कड़ी में अध्याय 12 पर पहुंच चुके हैं। अध्याय 12 के लिए मैं ऑलरेडी 3 क्लास अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम धारा 235 तक पहुंच चुके हैं। अब इसमें हम धारा 236 से स्टार्ट करेंगे और आज 245 तक कवर करने का प्रयास करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी धाराएँ हैं जिन्हें को हमें अच्छे से समझना है और फिर पढ़ना है। ठीक है, आशा करता हूँ जो अब तक पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। कंटेंट की पीडीएफ में कल डालने वाला था लास्ट क्लास के बाद, पर वो इस वजह से नहीं डाली क्योंकि ये 260 तक मैं आराम से कवर करना चाह रहा था, क्योंकि वो एक कड़ी एक सीक्वेंस में बनी हुई है धाराएँ। अगर मैं बीच में डाल दूंगा फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप एक साथ 260 तक की धाराएँ का प्रिंट एक साथ ले लेना और उसका आराम से रीड करो। हाँ, एक दो चीज़ें मैं आपको बताया था पहले ही बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़ मैं करेक्शन करवाता हूँ तो आप या तो देख लिया करो, या जब आपके पास पीडीएफ आए उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो ध्यान रखा करो। कभी कभी क्या, अब मैं अकेला ही हूँ, कंटेंट भी मैं ही तैयार करता हूँ, एडिट भी मैं ही करता हूँ, सब काम मैं ही करता हूँ, तो फिर इतना ध्यान नहीं रह पाता, कोई कोई चीज़ें रह जाती है। फिर मुझे कभी ध्यान आता है ना कि हाँ मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है, तो फिर मैं आपको बताना भी मुश्किल हो जाता है। फिर वो क्या, ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ रहता है, तो इसलिए। पर जैसे आप उस टाइम जब मैं रिवीजन क्लासेज आपके लिए डालूंगा तो उस टाइम कंटेंट को मैं एक बार अपने आप से प्रूफ रीडिंग कर लूँगा, तो आपके लिए भी जो फाइनल पीडीएफ रहेगी वो आपके लिए ईजी हो जाएगी पढ़ना भी और समझना भी। ठीक है, और कोई आपको लगे कि हाँ मैं कुछ गलती कर देता हूँ या ऐसा कुछ हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें उसको, तो मुझे उसका पता चल जाएगा, तो मैं उसको अगली क्लास में इसको करेक्शन करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसी कोई बात हो तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलो इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर बातें तो बीच में करते रहेंगे अपन। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं धारा 236 की। 236 क्या कहता है? कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक। देखो, सबसे पहले मैं आपको बहुत बार आ चुका है कतिपय शब्द। कतिपय यानी कुछ, कतिपय यानी कुछ, बहिर्गत यानी जो घर के बाहर की कुछ, जैसे बना देते हैं अपन, बालकनी बना देते हैं या कुछ ऐसी एक संरचना बना देते हैं जो कि घर से बाहर निकली हुई होती है। बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा यानी आज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो क्या है बात कि सार्वजनिक मार्ग के भवन के स्वामी, अगर मान लो आपका मकान रोड के किनारे बना हुआ है, उसकी बात हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है, उन स्वामियों की बात हो रही है, या फिर उन अधिभोगियों की बात हो रही है यहाँ पे। तो नगर पालिका ऐसे लोगों को लिखित अनुमति के बाद यातायात व लोक सुविधा को ध्यान में रखकर कमरा, खुला बरामदा, बालकनी, नई मंजिल का निर्माण या अन्य कोई संरचना के लिए अनुमति दे सकती है। तो अगर आप आपके मकान रोड पे है, जैसे मान लो आपका ये रोड है और यहाँ पर आपका मकान बना हुआ है, अगर आपको अपने मकान के आगे जैसे कोई भाई यहाँ तक रोड है, ये वाला बीच में ये रोड है, यहाँ पे जगह खाली है, ठीक है, और यहाँ पर आप बरामदा बनाना चाह रहे हो, या आप यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ बनाना चाह रहे हो, या कुछ ऐसा कोई कमरा बनाना चाह रहे हो, या लेट बाथ बनाना चाह रहे हो, तो ऐसी कोई संरचना बनाना चाह रहे हो, तो इससे पहले आपको नगर पालिका की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और वो लिखित परमिशन आपको लेनी होगी। लेकिन नगर पालिका क्या क्या चीज़ देखेगी उस टाइम पे? एक तो यातायात को, लेकिन आप मान लो आपने यहाँ कुछ बना रहे हो, इसकी वजह से यहाँ पर जाम लगने की समस्या हो सकती है, या फिर आने जाने वाले वाहनों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो परमिशन दे ना दे उनके ऊपर है। लोक सुविधा को, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परमिशन दी जाएगी। ठीक है, पर मान लो आपको परमिशन नहीं दी गई थी लेकिन आप फिर भी बना रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 5,000 से 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। कितना लगेगा? 5,000 से 10,000 रुपये का जुर्माना। किस चीज़ के लिए? आप बिना परमिशन के अपने बहिर्गत भागों के लिए कुछ संरचना निर्मित कर रहे हैं तो। और अगर मान लो ये जुर्माना लग गया, उसके बाद आप रुके नहीं, उसके बाद भी कंटिन्यू रखते हो, उल्लंघन को जारी रखते हो, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 50 से 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, उसे वसूला जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये समझनी है। इसके अलावा जो निर्माण कार्य आपने किया है और उसकी वजह से या तो मार्ग या जो नाली है वो अवरुद्ध हो रही है, रुक रही है, तो नगर पालिका क्या करेगी? वो आपको एक लिखित आदेश देगी कि भाई साहब इस जो आपने संरचना बनाई है, या तो इसे हटाओ पूरी तरीके से, या इस तरह से बनाओ कि जो आने जाने वाले साधन हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, या फिर जो नाली जो ब्लॉक हो रही है वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, इस तरह से उसको मॉडिफाई कर दो आप। अगर आप दोनों काम कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं, निर्माण कार्य की अनुमति से नहीं करते हो, तो फिर आपको वो तोड़ देगी नगर पालिका, खुद तोड़ेगी उसको या उसको हटा देगी। पर अगर मान लो आपने जो निर्माण कार्य किया था, जो आपने संरचना बनाई थी, वो परमिशन लेके बनाई थी नगर पालिका से, ठीक है, लेकिन उस परमिशन के बाद पता चलता है यार नगर पालिका परमिशन तो दे दी है, पर उसकी वजह से भी गड़बड़ हो गई है और यातायात को प्रॉब्लम हो रही है, या नाली ब्लॉक हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उस कंडीशन में नगर पालिका उसे संरचना को हटाएगी और उसके बदले मुआवजा देगी। जैसे आपका लेट बाथ बना हुआ था, लेट बाथ में आपने 50,000 खर्चा किया था, तो उस संरचना को नगर पालिका हटाएगी तो सही, लेकिन उसके बदले आपको 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। किसके तहत? धारा 295 के तहत आपको मुआवजा दिया जाएगा।
आई समझ में? आता क्या बात? रिपीट करूं? ये वाली देखो, समझो क्या बात है कि मान लो आपका मकान है, रोड के किनारे बना हुआ है, और रोड के आगे जो जगह है वो आपकी है, लेकिन आपने अब तक उसको खाली छोड़ रखा था। ठीक है भाई, अपनी बस की होती है उतना ही बनाता है इंसान के पास जितना पैसा है, उसने आपको थोड़ी आगे जगह छोड़ी हुई थी, लेकिन अब आप वहाँ पर लेट बाथ बनाना चाहते हो या ऐसा कुछ बरामदा टाइप बनाना चाहते हो ताकि बच्चे खेल सकें या सुविधा मिल सके आपको, ऐसा कुछ बनाना है तो आपको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है नगर पालिका से। क्यों? क्योंकि भाई आप बना रहे हो तो इसकी वजह से ट्रैफिक को थोड़ा ऊपर नीचे होएगा, लोगों को असुविधा हो सकती है, तो इन चीज़ों को देखते हुए नगर पालिका आपको परमिशन दे सकती है। पर लेकिन आपने बिना परमिशन के बनाना स्टार्ट कर दिया तो जो नगर पालिका आपके ऊपर 5,000 से 10,000 का तो जुर्माना लगा देगी। इसके अलावा उसके बाद भी आप कंटिन्यू करते जा रहे हो काम, तो उस कंडीशन में 500 रुपये से 50 रुपये से 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ठीक है, और जो आपने संरचना बनाई है अगर उससे नाली ब्लॉक हो रही है, मार्ग ब्लॉक हो रहा है, तो उस जो संरचना है उसको हटाने के लिए नगर पालिका आपको ऑर्डर दे देगी। आप हटा देते हो तो ठीक है, नहीं तो नगर पालिका खुद हटाएगी, और जो हटाएगी उसका खर्चा है वो आपसे वसूल लिया जाता है। सिंपल प्रोसेस हर बार ये सेम ही होती है। ठीक है, पर लेकिन आपने जो संरचना बनाई थी वो नगर पालिका से परमिशन लेके बनाई थी। अब नगर पालिका फंस जाती है इसमें कि भाई परमिशन तो मैंने दे दी थी और मेरी परमिशन की वजह से गड़बड़ हुई है, तो उस कंडीशन में नगर पालिका उसे हटा तो सकती है, लेकिन उसमें जो उस बेचारे का खर्चा हुआ था, स्वामी का या अधिभोगी का, वो सारा का खर्चा नगर पालिका मुआवजे के रूप में आपको प्रदान करेगी। और कौन सी धारा के तहत? हमेशा जब मुआवजा दिया जाएगा तो वो धारा याद रखनी है आपको, कौन सी? 295 के तहत दिया जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। ओके, बात करते हैं धारा नंबर 237 की। ये क्या है? वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप, यानी जो वाटर पाइप, मतलब आपके छत पे पानी आया तो उसके लिए आपको, भाई अपन छत पे पानी होता है तो नाली बना देते हैं, कभी रोड पे पानी गिरा दिया, कभी घर के पीछे पानी गिरा दिया, ऐसे ही करते हैं। तो नगर पालिका किसको लिखित नोटिस देगी? नगर पालिका लिखित नोटिस देती है। किसे देती है? तो जो भाई मान लो आपका मकान रोड के किनारे है तो उन वालों के लिए स्पेशल कंडीशन है ये, तो लिखित नोटिस देगी। किस बात के लिए? कि वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप की व्यवस्था करें। क्यों? क्योंकि आपकी छत से जो पानी आता है वो वर्षा जल जो मार्ग वर्षा जल है वो मार्ग के चल रहे राहगीरों पर नहीं गिरना चाहिए। ये क्या बात है कि मान लो नहीं समझ में आया, ये समझाता हूँ। देखो, ये रोड आपके घर पे सामने से जा रही है, ठीक है, ये रोड आपके घर ये आपका है। अब यहाँ से आपके छत में पानी भरता है, आपने ऐसे पाइप निकाल रखा है, बस मतलब नीचे तक पाइप नहीं डाल रखा है, ऐसे जैसे अपन नहीं डालते कि ये ऐसे करके ऐसे पाइप डाल देते हैं, यहाँ से पानी नीचे नीचे गिर जाता है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं गिरता है वो। और मान लो आपने यहाँ से डायरेक्ट पाइप डाल दिया और यहाँ से जाने वाले बेचारा जो आदमी है उसके ऊपर वो पानी गिर रहा है, वो भीग रहा है या उसको नुकसान हो रहा है किसी भी तरीके से, तो वो नहीं हो, इसके लिए आपको एक नोटिस दे सकती है नगर पालिका। तो इतनी सी बात है ये कि आपके जो छत से बरसात का पानी जाके गिरता है वो डायरेक्टली किसी आदमी के खोपड़ी में ना गिरे, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको नगर पालिका नोटिस दे सकती है। इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, आगे चलें। फिर आ जाता है 238 और 238A, ये अपन दोनों एक साथ पढ़ेंगे। देखो 238 ये कहता है वर्षा जल संग्रहण का उपबंध, यानी बरसात का जो पानी है आपको उसको एकत्रित करना है, संभाल के रखना है, ये बात हो रही है। और दूसरा क्या है 238A, पार्किंग व्यवस्था करना। ये क्या, दोनों मैं पहले समझा देता हूँ। देखो, आपने बरसात का पानी आया तो आपने देखा होगा सबके घरों में, सिटी के अंदर सबके घर में एक टैंक बना होता है। वो क्यों बना होता है? वो कंपलसरी है, वो बनाना ही पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि अगर आपका मकान 300 वर्ग मीटर मतलब 300 स्क्वायर मीटर का है, सीधी बात है, 300 स्क्वायर मीटर से अधिक भूखंड पर आपका मकान बना हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको वर्षा जल प्रणाली रखना अनिवार्य है, रखनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, और उसके तहत या तो आप क्या कर सकते हो, भूमिगत टैंक बना सकते हो, टैंक का निर्माण करके पानी उसमें डाल दो, या फिर आप जो पानी है उसको क्या करना होता है, ऐसे बिना प्लास्टर वाला एक गड्ढा बनाओ, उसके अंदर इस पानी को डालो, वो पानी अपने आप जमीन में चला जाएगा, यानी जो अपना भूजल है उसके स्तर को बढ़ाने में काम आ जाएगा वो पानी। तो दो तरीके होते हैं आपके पास, या तो टैंक बना दो या फिर ऐसी संरचना बना के रखो अपने मकान के आसपास कहीं। लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि आप जिस इलाके में रह रहे हो या जिस नगर पालिका में रह रहे हो वहाँ पर पानी अच्छी क्वालिटी में, अच्छी मात्रा में स्थित है, कोई टेंशन नहीं है, आपको बरसात का पानी रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में राज्य सरकार क्या कर सकती है, आपको छूट दे सकती है। आई समझ में? तो एक चीज़ याद रखनी है। फिर आ जाती है पार्किंग वाली। ये कब जोड़ा था? तो ये 15/9/2010 को जोड़ा गया था। कब? 15/9 यानी 15 सितंबर 2010 को ये जो ये धारा है 238A वो जोड़ी गई थी। इसमें क्या कहा जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रीति से नगर पालिका प्रत्येक भवन में पार्किंग स्थल अनिवार्य कर देगी।
यानी आपके घर के मतलब ऐसा नहीं कि आपका मकान बना हो तो रोड के किनारे जाके गाड़ी खरीद कर देते हो आप रात में। जयपुर में नहीं देखा आपने, ज़्यादातर गाड़ियाँ उनके घर के बगल में वहाँ खड़ी रहती है, तो वो गलत तरीका है, वैसा नहीं होगा। आपके घर में पोर्च बना होना जरूरी है, पार्किंग की व्यवस्था होना कंपलसरी होता है, आपके वहाँ पार्किंग होना जरूरी है। तो ये कंडीशन कौन डालता है? तो ये कंडीशन जो हमारा नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2010 वाला, वो ये कंडीशन डालता है। किसके तहत? धारा 238(1) के तहत। और पार्किंग कैसे होनी चाहिए? तो राज्य सरकार द्वारा बताए गए जो दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से आपकी पार्किंग होनी चाहिए। और नगर पालिका सुनिश्चित करेगी कि सभी घरों में पार्किंग है या नहीं है, लेकिन नगर पालिका इसमें भी आपको छूट दे सकती है। ठीक है, तो छूट वाली कंडीशन दोनों में ही है। और देगा कौन? तो राज्य सरकार ही छूट दे सकती है, और कोई छूट नहीं दे सकता। फिर इन दोनों में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। क्या क्या है? 238 और 238 के प्रावधान का अगर पालन नहीं करते हो आप तो क्या होगा? एक तो उल्लंघन पे आपको दंड मिलेगा। क्या मिलेगा भाई साहब? या तो 7 दिन की जेल कर देंगे आपको, या 25,000 से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा देंगे, या फिर दोनों। वो तो रहता ही है दोनों वाली कंडीशन। तो या तो 7 दिन का कारावास, या 25,000 से 1 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों की कंडीशन अप्लाई हो सकती है। इसके अलावा सार्वजनिक जल प्रदान जो प्रदाय प्रणाली से स्थायी पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, यानी आपको वाटर कनेक्शन नहीं मिलता अगर आप इन दोनों में से कुछ काम नहीं करते। आप टैंक नहीं बना रहे हो, या पार्किंग की व्यवस्था नहीं है आपके मकान के अंदर, तो आपके को वाटर कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा धारा 138 के 194 के तहत, धारा 194 के तहत भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र, जो कि आपको मकान यूज करने से पहले, अगर आप मकान का यूज लेना चाहते हो, उपभोग करना चाह रहे हो, तो उससे पहले आपको ये प्रमाण पत्र चाहिए होता है। कहाँ से मिलता है? नगर पालिका से मिलता है। तो ये प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा नगर पालिका के द्वारा आपको, अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हैं तो। आई समझ में? तो क्या क्या कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई हो सकती है वो सारी दोनों यहाँ से समझ सकते हो आप। तो आप ही समझा दो आपके 238 को। देखो 238 और 238A। 238 कहता है कि आपको जो बरसात का पानी है उसको, मतलब सीधी बात है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है आपको। ठीक है, टैंक बनाना है, या फिर वो जो पानी आ रहा है उसको भूमि में जाकर भेजना है, ताकि जो भूजल का स्तर है वो ऊपर हो सके। फिर 238A क्या कहता है? तो ये जोड़ा गया था 15/9/2010 को। ठीक है, पार्किंग व्यवस्था संबंधित है। राज्य सरकार बताएगी वैसे पार्किंग बनानी है, और नगर पालिका सुनिश्चित करेगी आपके घर में पार्किंग बनी हुई है या नहीं है। ठीक है, राज्य सरकार दोनों में ही छूट प्रदान कर सकती है। अगर आप पालन नहीं करते हैं तो क्या क्या होगा? एक तो दंड दिया जाएगा। क्या क्या? 7 दिन का कारावास, 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना, या दोनों। फिर आपको वाटर कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, और इसके अलावा आपको भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र है जो कि धारा 194 के तहत दिया जाता है, वो आपको इश्यू नहीं किया जाएगा नगर पालिका की तरफ से। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जो आपको झेलने पड़ेंगे अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो। फिर आते हैं धारा 239 पर। ये क्या है? मकानों पर ब्रैकेट इत्यादि लगाना। अब देखो उसको समझो, ये क्या होता है ब्रैकेट? आपने अगर किसी की बिल्डिंग में के आसपास से तार जा रहे हों अगर लाइट के, तो ऐसे ब्रैकेट लगे होते हैं, या अगर मोड़ पे हैं तो मकान में ऐसे एंगल टाइप बना देते हैं। मतलब एक लोहे की संरचना टाइप होती है, उसको सपोर्ट देने के लिए, उस तार को सपोर्ट देने के लिए ऐसे कुछ संरचना बनाई जाती है, ताकि उस तार को आगे तक सपोर्ट दिया जा सके बिना खंभा लगाए। भाई तो खंभा लगा देते हैं, खंभे के थ्रू जा सकती है। अगर खंभा नहीं लगाए तो ऐसे बिल्डिंग में बचाने के लिए, खर्च बचाने के लिए ऐसे डायरेक्ट एंगल लगा दिया जाता है, और इस एंगल के थ्रू वो उस पाइप को टिका दिया, वो तार को टिका दिया जाता है। ज़्यादातर ये वायरिंग के लिए यूज़ लिया जाता है। तो नगर पालिका निम्न के लिए किसी भवन के बाहर ब्रैकेट लगा सकती है। बिजली की लाइट जैसे कि ऐसे आपके घर की छत पे ऐसे लगाया, और नगर पालिका वहाँ पे ऐसे लाइट लगा देती है, स्ट्रीट लाइट वगैरह। या फिर अगर लाइट टेलीग्राफ के जो पहले चलता था उसके तार हो, टेलीफोन के तार है, ब्रॉडबैंड का तार है, या अन्य कोई इसी प्रकार के तारवार है, उसको कनेक्ट करना है, उसको जोड़ना है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? इसकी मदद ली जा सकती है ब्रैकेट की। ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन उससे जो मकान है जिसका, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके बच्चों को, उनको कोई भी तरीके से, या आस पड़ोस वालों को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उससे। तो इस तरह से ब्रैकेट लगाए जाने चाहिए। ठीक है, तो 239 क्या कहता है कि आप ब्रैकेट लगा सकती है नगर पालिका आपके मकान में, लेकिन उस ब्रैकेट से आपको और आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पहली बात। इसके अलावा ये किस किस काम में आ सकते हैं? तो वो ज़्यादातर वायरिंग में या लाइट लगा रहे हैं तो उसमें काम ले सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है 240, धारा नंबर 240। ये क्या कहता है? मार्गों के नाम रखना और मार्गों का संख्यानकन करना। एक तो सीधी बात है, सॉरी, मकानों का संख्यान करना। एक तो जैसे बहुत सारे रोड का नाम सरदार पटेल मार्ग, किसी का नाम मतलब कोई भी ऐसा नाम रख देते हैं, जैसे किसी शहीदों के नाम पे होते हैं बहुत सारे, परमवीर चक्र वालों के नाम पे, या कोई शहीद है उनके नाम पे बहुत सारे रोडों के नाम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे NRI सर्किल है, बहुत सारे नाम है जयपुर के अंदर ऐसे, तो वो नाम रखना। या फिर मकानों का संख्यानकन करना। मकानों को नंबरिंग नहीं मिलती कि भाई मकान नंबर 320 71/242 होता है, सेक्टर नंबर 8,
ये डिवाइडेशन होता है वो किस तरह से कौन करता है, कैसे क्या, तो सारा काम नगर पालिका का होता है। देखो, प्रत्येक सार्वजनिक मार्ग और स्थानों के अंत में सदर्श भाग पर नाम या फिर पेंट करवाती है नगर पालिका। देखो, नाम तो जनरली जैसे किसी का नाम नहीं रखा हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ किसी न कोई न कोई रोड के किसी न किसी नाम से तो जाना ही जाता है वो रोड। भाई ऐसा तो है नहीं जैसे कि पत्रकार कॉलोनी के नाम से कोई जगह है, मीणा कॉलोनी हो गया, कोई न कोई नाम तो होता ही है उस कॉलोनी का, उस मार्ग का, उस रोड का। अगर वो नाम है तो वो नाम रख दिया जाएगा। अगर ऐसा नाम नहीं है तो नगर पालिका ऐसा कुछ नाम रख सकती है। अगर और इसके अलावा एक तरीका और है, जैसे उद्यान, सड़क, पुल इत्यादि के विशेष नाम रखने, कुछ स्पेशल नाम रखने, तो राज्य सरकार क्या करती है, नगर पालिका को ऑर्डर दे सकती है ऐसा कुछ कि भाई साहब आप इन जगहों के नाम हम बता रहे हैं वैसे रखो। तो या तो नाम ऑलरेडी रखे हुए हैं तो उन्हीं नाम को अडॉप्ट किया जा सकता है नगर पालिका के द्वारा। दूसरा, नगर पालिका खुद नए नाम, अगर किसी का नाम नहीं है और नई रोड बनी है तो उसका नाम खुद रख सकती है। तीसरा ऑप्शन, राज्य सरकार अगर विशेष कोई नाम रखना चाहे तो नगर पालिका को ऑर्डर देकर नाम रख सकती है। तो नाम वाली कंडीशन समझ में आएगी। फिर नाम दिखेगा कहाँ, आपको देखना कहाँ है, तो जैसे रोड स्टार्ट, जैसे मान लो ये कॉलोनी की रोड, ये मेन रोड है बड़ी हाईवे की रोड, और यहाँ से ये वाली रोड कट रही है तो इसका नाम पटेल मार्ग है। तो इसके यहाँ पर बोर्ड लगाना है कि पटेल मार्ग यहाँ है, और इधर मान लो ये रोड यहाँ जाके दूसरी रोड मिल रही है तो यहाँ पर, तो दोनों जो अंतिम भाग है वहाँ पर या तो पेंट के माध्यम से, या आजकल वो ग्रीन वाला, ब्लू वाला या ग्रीन वाला जो बोर्ड होता है चमकीला वाला, उस बोर्ड से, साइन बोर्ड से इसका नाम लिख सकते हैं ताकि दिखे दूर से कि हाँ भाई ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिर दूसरा, भवनों का समय समय पर संख्यानकर करती है, कौन करेगी, नगर पालिका करती है। भवन के सामने नंबर प्लेट लगवाती है, और नंबर प्लेट का जो खर्चा आता है वो भवन का स्वामी देता है। ठीक है भाई, वो तो अपन वो ज़्यादातर क्या करती है नगर पालिका, तो एक ब्लैक चौक रखती है, तो उसके बिल्डिंग के जो मेन गेट होता है उसके बगल में वो नाम नंबर लिख जाती है, और उस बंदे को बता जाती है, स्वामी को, कि भाई साहब आपके घर का प्लॉट नंबर ये है। ठीक है, अगर नहीं कट रही है कॉलोनी, ऑलरेडी होगी तो होते ही है ज़्यादातर के नाम, तो वो बंदा क्या करता है, अपने नाम के साथ प्लॉट नंबर वगैरह लिख देता है, ताकि कोई भी पत्र आए, कोई भी ऐसी चीज़ आता है तो उसको पता होता है कि हाँ भाई हमारा मकान नंबर ये है। ठीक है, तो ये दोनों काम नगर पालिका के द्वारा किए जाते हैं। आया समझ में आराम से? ठीक है, आगे कंटिन्यू करें, ईजी है दोनों। 241 पे आ जाते हैं। 241 क्या कहता है, मूर्तियों की स्थापना। मान लो नगर पालिका को कोई मूर्ति लगानी है, या किसी एनजीओ को कोई मूर्ति लगानी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या कोई समाज का कोई ग्रुप है वो कोई मूर्ति लगाना चाह रहा है किसी बड़े आदमी की, किसी शहीद की, ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आपको नगर पालिका से अनुमति लेनी पड़ती है पहले। ठीक है, नगर पालिका अनुमति कब देगी, तो नगर पालिका अनुमति देगी जब राज्य सरकार अनुमति दे देगी। तो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बाद नगर पालिका अनुमति दे देगी, और किसी मार्ग या स्थान पर मूर्ति लगाने के लिए, या तो आप कहीं रोड पे लगाना चाह रहे हो या किसी स्थान पर सार्वजनिक, अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हो तो उसके लिए नगर पालिका के परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप पब्लिक में कहीं आप कोई मूर्ति लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पहले नगर पालिका से आवेदन डालना होता है। नगर पालिका फिर राज्य सरकार को भेजती है, राज्य सरकार अगर परमिशन दे देती है तो उसके बाद नगर पालिका परमिट करती है, परमिट करने के बाद आपको ये शोभा जा सकता है। एक बार अगर मूर्ति लग जाती है उसके बाद बिना अनुमति मूर्ति की स्थापना कर दी, या मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश करते हो या उसे विकृत कर देते हो नाक तोड़ के। अगर आपने पढ़ी हो बचपन में हिंदी में एक किताब थी जिसका नाम था जॉर्ज पंचम की नाक, पढ़ी थी? जॉर्ज पंचम की नाक, उसकी नाक तोड़ के ले गए थे रात में, हुआ था ऐसा कुछ, पढ़ी है कभी, याद है? तो वैसा ही कुछ अगर क्वेश्चन ने कर दिया कि उसकी विकृत कर दी ना, मतलब उसकी मूर्ति को, तो ऐसा कुछ कर रहे हो तो उस पर आपको दंड दिया जाएगा, कारावास 2 से 6 माह तक का, और जुर्माना 25,000 से 50,000 रुपये तक का आपको देना पड़ सकता है। तो ये दोनों कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई हो सकती है, इसलिए आपको कोई भी मूर्ति तोड़नी नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे कभी ऐसा हुड़दंग वाले लोग होते हैं वैसा तोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर इतने मोटा जुर्माना है, कोई छोटा मोटा जुर्माना नहीं, 25,000 से 50,000 का, और 2 माह से 6। क्यों? क्योंकि यार जब राज्य सरकार ने उस चीज़ के लिए परमिशन दी है, नगर पालिका ने उसके लिए परमिशन दी है, तो फिर आप कौन होते हो उसे तोड़ने वाले, हटाने वाले? ठीक है, तो इसलिए जुर्माना और जो सजा है वो बड़ी रखी गई है यहाँ पर। ठीक है, 241 समझ में आ गया? वापस समझाऊँ, सिंपल है। अगर आपको कोई मूर्ति लगानी है तो आपको सबसे पहले नगर पालिका को आवेदन करना होता है, नगर पालिका राज्य सरकार को भेजती है, राज्य सरकार वहाँ से परमिशन नगर पालिका को सौंपती है, नगर पालिका आपको परमिट कर सकती है, भाई आप किसी मार्ग पे या किसी पब्लिक प्लेस पे जाके मूर्ति लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपने मूर्ति बिना परमिशन के लगा दी या फिर किसी ने मूर्ति तोड़ दी, विकृत कर दी उसको, तो उस कंडीशन में उसे 2 से 6 माह तक की सजा या 25,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है, फिर आते हैं धारा नंबर 242। ये क्या है? देखो, झाड़ियों, वृक्षों आदि को हटाया जाना और उसकी काट छांट करना। ये क्या है? मान लो आपका खेत है या आपका घर है, घर के बाहर ये पेड़ लगा हुआ है बड़ा सार का, ठीक है, और यहाँ से रोड निकल रही है। अब इस रोड की टहनियाँ यहाँ तक आ रही है ताकि बड़ा साधन आता है, कोई स्कूल बस निकल रही है या कोई ऊंचा साधन निकलता है, तो इससे टकराता है या इसके साथ टच होने की वजह से उसको प्रॉब्लम होती है या निकल नहीं पाता है प्रॉपरली, तो भाई नगर पालिका इसको बोलेगी कि भाई साहब इसको काट छाट करवा लो, इसको टुटवा लो यार, आप
अगर वो नहीं करता है, एक बार दोबारा बोल देगा, ठीक है, फिर भी नहीं कर रहा है, तो नगर पालिका खुद के पैसे से इसकी काट छाट करवाती है और पैसा बेचारे इसके जेब में से लिया जाता है भू राजस्व के बकाया के रूप में, ठीक है। या फिर आपका घर का मकान मान लो, या रोड नहीं है, या आपकी मकान और यहाँ इसके बाहर तालाब बना हुआ है गवर्नमेंट का, या तालाब, और ये डाली वगैरह इसमें आके गिर रही है, इसको गंदा कर रही है, तो उस कंडीशन में भी ये अप्लाई होता है। तो दोनों कंडीशन में, रोड हो चाहे कोई जल स्रोत है नगर पालिका का, और वहाँ पे इसकी वजह से या तो पानी खराब हो रहा है या वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, तो दोनों ही कंडीशन में नोटिस देती है। अगर वो हटा देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर खुद हटाती है और उसका खर्चा उससे ले लेती है। देखो, झाड़ी या वृक्ष मार्ग में या जल स्रोत पर झूल रहे हैं, लोकहित को खतरा बाधा पहुंचाते हैं या जल स्रोत को गंदा करते हैं, तो नगर पालिका भूस्वामी को नोटिस देगी। झाड़ी उसको काट छाट करने की, अगर नहीं करता तो नगर पालिका स्वयं करती है और उसका खर्चा उससे वसूल लिया जाता है। आगे बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, कोई खास इतना खतरनाक है नहीं। फिर आ जाता है 243। ये क्या कहता है भाई? खतरनाक भवन के बारे में कहता है। किसके बारे में बोलता है? डेंजरस, खतरनाक भवन। ये क्या होता है? देखो सुनो, जैसे कोई ऐसा आपकी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, आपने कोई मकान बना रखा है, अब वो मकान भाई जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में कि कब ढहेर कब पड़े, कब ढहेर कब पड़े, ऐसा हो रहा है। आज ढहेगा कल ढहेगा, क्या हो जाएगा पता ही नहीं चल रहा, कुछ ऐसा। और नगर पालिका को की उस पर नज़र पड़ जाती है कि भाई साहब इस मकान में गड़बड़ है, इससे कुछ न कुछ नुकसान होगा, या तो रोड पे आने वाले जाने वालों को नुकसान होगा, या अड़ोस पड़ोस में गिर गया तो उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या करती है? तो इस मकान के चारों तरफ आपको क्या लगानी होगी? बाड़ लगानी होगी। अगर खतरा ज़्यादा है, भाई खतरा इतना है कि ये तो आज कल में गिर जाएगा और बरसात पड़ रही है, तो नगर पालिका क्या करती है? हैंड टू हैंड, बिना किसी से पूछे हैंड टू हैंड ही उसके बाड़ लगा देती है। हैंड टू हैंड ग्रेड नेट लाया, थोड़ा चद्दर उधर लगाया, उसको ढक देगी ताकि अगर गिरे भी तो किसी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। अगर खतरा कम है थोड़ा, तो नगर पालिका सबसे पहले उस बंदे को नोटिस देगी, 2 दिन का नोटिस। ये डेट टाइम याद रखना है भाई, कितने दिन का देगी? सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या कि सिर्फ 2 दिन का नोटिस देगी कि 2 दिन के अंदर अंदर भाई साहब इसको बाड़ लगाओ। अगर आप नहीं करते हो तो उस कंडीशन में नगर पालिका स्वयं करेगी। जैसे यहाँ अगर खतरा ज़्यादा है तो हैंड टू हैंड खुद कर देगी, उस टाइम तो स्वामी से बोलेगी भी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन है तो स्वामी को बोलेगी और 2 दिन का नोटिस देगी, ठीक है। और वो नहीं लगाता है तो उस कंडीशन में नगर पालिका स्वयं लगाती है, और दोनों ही कंडीशन में इसका खर्चा कौन चुकाएगा? स्वामी जी चुकाएंगे इसका खर्चा, ठीक है। जो महाराज जो लगा नहीं रहा ना, उसको ये उठाना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो ये हो जाती है भाई बाढ़ लगवाओ। अगर मान लो खतरा इतना ज़्यादा है कि उसको भवन को गिराना या उसकी मरम्मत करना बहुत ज़रूरी है, तो एक तो बाढ़ लगा दी भाई, अब टेंशन नहीं है, अब उसकी क्या कराओ? या तो उसको गिरा दो, मकान अगर सही नहीं हो सकता तो उसको गिराओ, और सही हो सकता है तो उसकी क्या करो? मेंटेनेंस करो, उसको मरम्मत करवाओ। तो नगर पालिका इसके लिए भी नोटिस देती है, लेकिन कितने दिन का देती है? 3 दिन का। तो गिराने के लिए, सॉरी, बाढ़ लगाने के लिए तो 2 दिन का है, या गिराने या मरम्मत करने के लिए नोटिस कितने दिन का दिया जाता है? 3 दिन का नोटिस दिया जाता है। 3 दिन के अंदर काम चालू कर दो आप। नगर पालिका स्वामी को नोटिस देगी, गिराने के मरम्मत के लिए 3 दिन का नोटिस देगी। अगर आप नोटिस का पालन नहीं करते हो और मकान बाई चांस भगवान तुम्हारा दिन खराब चल रहा है और वो गिर गया, मकान गिर गया और आस पड़ोस वालों को हानि हो गई उससे, भाई मलबा गिरा, मलबे से पड़ोसी के मकान में जाके खिड़कियाँ टूट गई, किसी के लग गई, कुछ हो गया, रोड पे आ गया, उसकी वजह से यातायात ब्लॉक हो गया, किसी गाड़ी में लग गया, तो ऐसी कुछ हानि होती है तो वो स्वामी उत्तरदायी होगा पूरी तरीके से, और उस स्वामी को पूरा खर्चा वसूल करना होगा, जितना भी हो ना सब मुआवजा देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी होगी। आई समझ में यहाँ तक बात? ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है। तो क्या बात पड़ी अपन ने इसमें? बस सिंपल बात है, अगर कोई ऐसा मकान है जिसको गिरने का डर है और वो गिरेगा तो आसपास वालों को हानि होनी है, ऐसा कुछ है, तो नगर पालिका सबसे पहले उसे, या अगर खतरा ज़्यादा है तो हैंड टू हैंड उसके चारों तरफ बाड़ लगाएगी और उसका खर्चा नगर पालिका स्वामी से ले लेगी। लेकिन खतरा कम है तो उस कंडीशन में 2 दिन का नोटिस देगी स्वामी को कि भाई साहब इसके बाड़ लगाओ। अगर वो नहीं लगाता तो स्वयं लगाएगी और उसका खर्चा नगर स्वामी से ले लेगी। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर मतलब बाढ़ लगा दी उसके बाद अगर उसको लग रहा है कि इसकी मरम्मत जरूरी है या इसको गिराना जरूरी है, तो नगर पालिका स्वामी को बोलेगी और 3 दिन का नोटिस देगी कि भाई साहब 3 दिन के अंदर अंदर इसको गिराने की या मरम्मत करने की व्यवस्था करो। अगर उसने नोटिस को ध्यान नहीं दिया और वो गिर जाता है मकान, तो भाई साहब जितना भी आसपास वालों को नुकसान हुआ है, राहगीरों को नुकसान हुआ है, सारा का सारा उसकी जेब में से वसूला जाएगा, सबको सब मुआवजा देना पड़ेगा उसको। ठीक है, फिर आते हैं हम धारा नंबर 244 पर। ये क्या कहती है? देखो 244 कहती है पटरियों आदि को हटाया जाना। ये क्या है? देखो जो भी सार्वजनिक संपत्तियां होती है ना, जैसे रोड पे कोई भी संपत्ति पड़ी है, जैसे कोई पटरी है, गटर है, नाली है, ऐसी कोई भी चीज़ है, अगर उसको कोई भी नुकसान पहुंचाते हो आप, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 2000 से 5000 का जुर्माना, और जो तोड़ा है उसको सही कराने के अंदर वह जो क्षति हुई है उसको की जो रकम है वो किससे वसूल की जाएगी? दोषी व्यक्ति से। समझाता हूँ इसको। देखो ऐसा है, मान लो आपका घर है,
इधर से रोड जा रही है और ये उस पर नाली बनी हुई है साइड में, इधर भी साइड में नाली बनी हुई है। आप हो उदंडी आदमी और आपने क्या किया, इस नाली को या तो ऐसा कुछ कर दिया, ब्लॉक कर दिया या तोड़ दिया अपने किसी फायदे के लिए। मैं आपको यहाँ से आने जाने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ से नाली तोड़ के बराबर कर दिया, इधर भी नाली ब्लॉक हो गई, इधर भी नाली ब्लॉक हो गई, आगे भी, और आप आराम से जा रहे हो इधर होके, ऐसा कुछ कर रहे हो या किसी भी तरीके से और तरीके से हानि पहुंचा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 2,000 से 5,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। आया समझ में। और जो ये तोड़ा फोड़ की है ना आपने, इस तोड़ फोड़ की भी आपसे वसूली की जाती है, क्षति की। इसके लिए नगर पालिका क्या करते हैं, आपको जो गड़बड़ आदमी है, दोषी आदमी है, उसको एक नोटिस देती है और बोलती है कि भाई क्षति की जो रकम है वो तो दो ही दो, साथ में 10% प्रशासनिक शुल्क भी जमा कराओ। आपने गलती की ना, इसका 10% एक्स्ट्रा जमा कराओ। अगर आप इस नोटिस को भी इग्नोर कर रहे हो, इसका भी ध्यान नहीं रखते हो, तो फिर भाई साहब आपके ऊपर 1,000 2,000 का जुर्माना फिर लग जाए। तो जुर्माने पे जुर्माना ही है, इसमें क्या है। तो सिंपल, पहली बात तो नॉर्मल जुर्माना लग जाएगा। आपने अगर क्षति पहुंचाई है तो सबसे पहले आप जुर्माना दो 2,000 से 5,000 का, ठीक है। फिर जो गड़बड़ की है उसका पैसा दो और 10% एक्स्ट्रा दो। दूसरी बात, अगर आपने जो नोटिस दिया था क्षतिपूर्ति भरने का, अगर उस नोटिस को पालन नहीं किया तो उस कंडीशन फिर 1,000 से 2,000 का जुर्माना होगा। तो हो गया ना 3 गलतियां, 3 जुर्माने, ठीक है। तो 244 ये कहता है। फिर हम आते हैं 245 पर। किस पे? 245 वेरी इंपॉर्टेंट धारा, बहुत बड़ी भी धारा है और काफ़ी अच्छी धारा भी है ये। क्या है? सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण। अगर आप सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं तो क्या होगा, तो कौन कौन से तरीके से किया जा सकता है, वो सारे तरीके पढ़ेंगे और कौन कौन से अतिक्रमण है, कैसे इनको सोल्व किया जाता है, क्या क्या जुर्माने लगते हैं, वो समझ पढ़ते हैं अपन। देखो, सार्वजनिक मार्ग में स्थित नाली पर निर्माण कार्य करने पर दंड। लेकिन सीढ़ियाँ बना सकते हो आप। सीढ़ियाँ भी कैसी? जिसमें नाली को नुकसान ना पहुंच रहा हो। जैसे कि आपका मकान है और आप सीढ़ियाँ इस तरह बनाओ कि ये नाली है ब्लॉक ना हो और इसमें से आराम से ये सीढ़ी बन जाए। ऐसे भाई आपके मकान हो गया, ये मकान के लिए सीढ़ी बन गई और ये आपका रोड से कनेक्ट हो गया, तो बीच में नाली है, इसको आराम से आपने इस तरह से पार किया है ताकि नाली को नुकसान ना पहुंचे, नाली ब्लॉक ना हो और आपके आराम से काम हो जाए, सीढ़ी बन जाए। तो सार्वजनिक मार्ग पर स्थित नाली पर निर्माण कार्य कर सकते हो। कौन सा? सीढ़ियों वाला। उसके अलावा कोई भी करोगे तो दंड लगेगा। कितना? तो 3 माह से 3 वर्ष तक की तो आपको सजा मिल सकती है। लेकिन न्यायालय यानी कोर्ट को लगता है क्या इतनी ज़्यादा नहीं देनी है, 3 महीने से कम की देनी है, तो वो दे सकती है। वह 3 माह से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान तो है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इतनी बड़ी गलती नहीं है तो 3 माह से कम की भी सजा दे सकती है। लेकिन जुर्माना तो 30,000 से 50,000 का ही है आपके ऊपर, ऐसा कुछ करते हो तो 30,000 से 50,000 का जुर्माना, 3 माह से 3 साल तक की सजा। लेकिन कोर्ट इसे 3 माह से कम भी कर सकता है, ठीक है। फिर अस्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य पर दंड। मान लो आपको मकान बनाना था और आपने रोड के किनारे यहाँ पर क्या बना दिए, जो मजदूर थे उनके लिए कुछ झोपड़े टाइप बना दिए, चद्दर तान दी छोटे से, तो भी आपको सजा मिलेगी। कितनी? 1 महीने की सजा या फिर 5,000 का जुर्माना, ये दोनों। तो 1 महीने की सजा काट के आओ, ये 5,000 का जुर्माना दो, या फिर दोनों करो। फिर क्या? नगर पालिका उपरोक्त अतिक्रमण को हटाएगी और खर्च अतिक्रमणकर्ता से लिया जाएगा। सीधी बात है, कोई भी अगर अतिक्रमण होता है ऐसा, उसको हटाने का काम नगर पालिका खुद करती है और जो भी खर्चा आता है ना हटाने में, वो उससे वसूल किया जाता है जिसने अतिक्रमण किया है। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री हटाने। मान लो आप पार्क है, पार्क में से भाई साहब नई दोब लगी है, लगाते हैं ना दोब डायरेक्ट, वो वाली जो एकदम से फटाफट अगले दिन ही बड़ी हो जाती है बहुत सारी, तो वैसी दोब लगाई है नगर पालिका ने पार्क में लाके। या कोई नए नए पेड़ लगाए, आप भाई साहब पेड़ उठा लाए लगाते ही, दोब उठा लाए लगाते ही। जैसे बिहार में नहीं होता, इधर तो रोड बन रही है आगे, देखा होगा आपने रील में कहीं, और इधर से लोग वो सीमेंट उठा उठा के घर के आगे डाल रहे हैं, चबूतरे बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ एक तरह से सार्वजनिक स्थानों से मिट्टियां उठा रहे हैं, रेत उठा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ उठा ही रहे हैं ना, तो उस पर आप क्या क्या दंड है? तो आपको 2 माह से 6 माह तक की सजा हो सकती है, कारावास, और 30,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। कितना? 30,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना है। और जो मान लो फावड़े से उठा रहे थे, यहाँ पे आपने देखा होगा फावड़ों से, परातों से लेके जा रहे थे सामान, तो फावड़े पराती वो सबको क्या करेंगे, औजार जो यान है जिस सामान में डाल के ले जा रहे हैं और जो सामान है सबको क्या करेंगे, नगर पालिका कुर्क कर लेगी। कुर्क यानी जब्त कर लेगी। जब्त कर लिया, और जब्त करने के बाद जो जिसने कुर्क किया है वो इसकी रिपोर्ट नगर पालिका को देगा, और इसकी क्या करेगा, अगर कुर्क संपत्ति है जो ली अपन ने वो फटाफट नष्ट होने वाली है, खराब होने वाली, तो उस कंडीशन में नगर पालिका उसका विक्रय का आदेश निकाल देगी और अपने विक्रय में से कटौती कर लेगी, और जो बचेगी उसे, जो पैसा बच जाएगा, जो शेष पैसा है, उसे कहाँ जमा करा देगी, नगर पालिका निधि में जमा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जो आदमी व्यथित व्यक्ति है उसे लगता है कि जो संपत्ति कुर्क की गई थी वो गलत तरीके से कर ली गई है, तो उसकी अपील कहाँ करेगा, तो डीएम साहब के पास यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने कर देगा, और कितने दिन के अंदर, 1 माह के भीतर उसे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक का एक बार समझाता हूँ आपको वापस। देखो
क्या है। सबसे पहले ऊपर वाले यहाँ तक का मटेरियल एक जैसा है, क्या है, सीढ़ियों वाला। ये बताता हूँ भाई, आपने सार्वजनिक मार्ग में कोई नाली बनी हुई थी, अगर वहाँ पर आपको ऐसी संरचना बना देते हो जिससे नाली को प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ऐसी कोई संरचना सीढ़ी को छोड़कर बना देते हो, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर जुर्माना है। कितना जुर्माना है? तो 30,000 से 50,000 का तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा भाई साहब। और सज़ा कितनी है? तो 3 माह से 3 साल तक की सज़ा है। और 3 महीने से कम की सज़ा चाहिए तो कोर्ट से विशेष कारण बताओ, कोर्ट को लगता है कारण सही है तो आपको 3 महीने से कम की सज़ा भी दी जा सकती है। ठीक है। मान लो आप कोई अस्थायी प्रकृति का निर्माण करते हो रोड के आस सार्वजनिक मार्ग पर, जैसे आपको मकान बनाना था तो मजदूरों के लिए कुछ बना दिया ऐसा, तो उस कंडीशन में 1 महीने की तो सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। और अतिक्रमण जो भी किया है आपने वो हटा देगी नगर पालिका, और जो भी खर्चा है हटाने में वो सारा का सारा आपसे वसूल लिया जाएगा। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आपने सार्वजनिक स्थान है वहाँ से कोई रेत है, मिट्टी है, कुछ भी ऐसी सामान है उठा के आप ले जा रहे हो और नगर पालिका को पता चल जाता है, तो आपको वही 30,000 से 50,000 का जुर्माना दो, 2 महीने से 6 महीने तक की सजा होएगी। और जो जो सामान आपने उसको उठाने में लेके गए उसमें यूज किया है वो सारा का सारा जब्त कर लेगी, और जब्त करने के बाद उनकी कुर्की कर लेगी। और कुर्की की रिपोर्ट किसको दे देगा? कुर्क अधिकारी, वो नगर पालिका को देगा। और कुर्की जो सामान उठाया है वो ऐसा लगता है कि यार ये जल्दी खराब हो जाएगा, जैसे बैलगाड़ी से आप लेके जा रहे थे मिट्टियाँ उठा उठा के, तो बैलगाड़ी उनके क्या काम है, मतलब बैल क्या काम आएंगे उनके, तो बैलों की क्या कर देगा वो? नीलामी कर देगा, विक्रय कर देगा, उनका सेल कर देगा, विक्रय का ऑर्डर निकाल देगा। विक्रय होने के बाद जो पैसा उनको चाहिए था खर्चे का वो तो निकाल लेंगे, बाकी बचा पैसा नगर पालिका निधि में डाल देंगे। अगर आप दावा कर देते हो 90 दिन के अंदर, ऐसा कुछ है ना 90 दिन वाला रूल, तो वो अगर 90 दिन के अंदर दावा कर देते हो तो आपको वो बचे हुए पैसे वापस दे देंगे, नहीं तो उनके पास नगर पालिका निधि के पास परमानेंट जमा हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने नीलामी गलत तरीके से किए, अगर ऐसा लगता है उस बंदे को, तो वो बंदा क्या कर सकता है? 30 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब के पास जाकर उसकी अपील कर सकता है। ठीक है। और ठीक है, अपील करने का उनको अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा हाँ, अस्थायी मार्ग पर सार्वजनिक मार्ग पर अस्थायी जो निर्माण है उसकी अनुमति नगर पालिका दे सकती है, लेकिन कब देगी? मान लो कोई त्यौहार है, पर्व है, जैसे कि कोई यात्रा निकलती है, जैसे कल्याण जी की यात्रा निकलती है, जयपुर में बहुत सारी रोडों पे नहीं बनाते, वो टेंट वगैरह लगा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो ऐसे कुछ कारण है में तो नगर पालिका उसकी परमिशन दे सकती है, लेकिन लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और वो जो संरचना बनाई जाएगी उस केवल अधिकतम मैक्सिमम 7 दिनों के लिए आपको परमिशन दी जाती है। कितने दिन के दी? मैक्सिमम 7 दिन के लिए उसकी परमिशन आपको दी जा सकती है। ठीक है। तो ये वाला काम हो सकता है। इसके अलावा ये 7 दिन वाला याद रखना। फिर इसके अलावा नगर पालिका कर्मचारी अतिक्रमण करवाता है, जैसे कर्मचारी मिली भगत कर ली कि यार तू तो अतिक्रमण कर ले, मैं बाद में देख लूँगा, ऐसा कुछ यार पता चलता है कि नगर पालिका कर्मचारी का इसमें योगदान था, तो उस कंडीशन में उस भाई साहब को 3 माह से 3 वर्ष की सजा और 30,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। कितना? 3 माह से 3 वर्ष तक की सजा और 30,000 का जुर्माना। 333 हो जाएगा ना। 3 माह से 3 वर्ष की सजा और 30,000 का जुर्माना। फिर इस सारे मामलों में भाई अगर कहीं दंड दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में जांच भी होनी चाहिए। अगर जांच होएगी तो जांच कौन करेगा? एक तो अगर कारावास वाला मामला है तो पुलिस, अतिक्रमण वाला मामला है तो पुलिस देखेगी और नगर पालिका भी देखेगी। तो अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर कोई जांच करेगा तो वो कौन कर सकता है? पुलिस उप अधीक्षक। अब उप निरीक्षक का मतलब आरपीएस ऑफिस, डीवाईएसपी होना चाहिए वो, कम से कम उससे कम रैंक वाला अधिकारी इसकी जांच नहीं करेगा। इसके अलावा अगर नगर पालिका की तरफ से कोई जांच करनी है तो नगर पालिका की तरफ से कौन करेगा? सीईओ साहब यानी सीएमओ यानी चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अधिकारी वो जांच करेगा। और ये दोनों क्या करते हैं? जांच करेंगे। जांच करने के बाद ये किसको भेजेंगे? न्यायालय में, कोर्ट में भेजेंगे रिपोर्ट को। कौन सी रिपोर्ट? एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट की को पूरा रेडी करेंगे, और रेडी करके 3 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट किसको देनी होती है? न्यायालय को सौंपनी होती है, कंप्लीट रिपोर्ट करके। ठीक है। इसके अलावा किसी सरकारी या नगर पालिका भूमि पर अतिक्रमण की आशंका है, मान लो अतिक्रमण हुआ नहीं है लेकिन सीएमओ साहब को लग रहा है, यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लगता है कि अगर अपन ने सावधानी नहीं बरती तो इस जगह पर अतिक्रमण हो सकता है, और ऐसी सूचना सीएमओ साहब किसको देंगे? डीएम साहब को। किसको देंगे? सीएमओ साहब ऐसी जानकारी डीएम साहब को देंगे। और अगर डीएम को लगता है कि यार जो ये बात बता रहा है वो सही तो है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो अपन गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या करता है वो जो बंदा है जिस पे शक है कि यार ये गड़बड़ कर सकता है, तो दोषी से क्या लेते हैं? एक बॉन्ड भरवा लेते हैं, या तो जमानत सहित या जमानत रहित, दोनों तरीके से भरवा सकते हैं। वो तो डीएम साहब के ऊपर है कि वो किस तरह से भराना चाहते हैं। तो जमानत सहित जमानत सहित का मतलब है, सहित का मतलब उससे कुछ पैसे लिए जाते हैं, इसके बदले जमानत राशि ली जाती है। ठीक है। और जमानत रहित बिना पैसे भी बॉन्ड भरवा सकते हैं। कितने टाइम का होगा? कम से कम 1 साल का। तो 1 साल से कम अवधि के लिए
सॉरी 1 साल से कम अवधि के लिए बॉन्ड भरवाया जाएगा। तो दो चीज़ है, एक तो 1 साल से कम अवधि के लिए बॉन्ड भरवाया जाता है और साथ में उसके जमानत राशि ली भी जा सकती है और नहीं भी ली जा सकती है। तो इस तरह से ये बॉन्ड भरवाया जाता है। देखो ये बहुत बड़ा है, एक बार पूरा अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग डिवाइडेशन हो रखे हैं, तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो वापस समझाता हूँ। 245 क्या है? सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की बात करता है। अतिक्रमण क्या क्या हो सकता है? जैसे आप सार्वजनिक मार्ग पर कोई नाली है, उस पर आप सीढ़ियों को छोड़कर कोई भी संरचना बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको कारावास हो सकता है 3 माह से 3 वर्ष तक का, और जुर्माना हो सकता है 30,000 से 50,000 तक का। 3 माह से कम की सजा भी दी जा सकती है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो। फिर अगर आपको अस्थायी प्रकृति का कोई निर्माण कार्य करना है, किया है आपने, तो उस कंडीशन में आपको 1 महीने का कारावास और 5,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अगर नगर पालिका आपको लगता है कोई त्यौहार है, कोई पर्व है, ऐसी कोई ओकेजन है, और अगर नगर पालिका को लगता है कि हाँ जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वो 7 दिन के लिए ऐसे अस्थायी निर्माण की परमिशन दे सकते हैं। अपन पढ़ चुके हैं ये आगे। अगर अतिक्रमण हटाने में जो भी खर्चा आता है नगर पालिका, वो सारा का सारा स्वामी से वसूलती है वो। इसके अलावा अगर सार्वजनिक स्थानों से आप कोई मिट्टी, रेत या कोई सामान उठा के लेके जा रहे हो और नगर पालिका को ऐसा पता चलता है, तो आपके ऊपर 2 से 6 माह तक का कारावास, 30,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना, और जो भी सामान आप यूज़ कर रहे थे उनको उठाने में, तो वो सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। जब्त करने के बाद उसकी कुर्की कर ली जाती है, जब्त कर लिया जाएगा, और कुर्की अधिकारी उसकी जानकारी नगर पालिका को देगा। इसके अलावा अगर कुर्क की गई संपत्ति क्षय युक्त है, मतलब वो खराब हो सकती है, तो उस कंडीशन में उसे फटाफट बेच देगा, विक्रय का आदेश निकाल के सेल कर दिया जाएगा, और अपना खर्चा निकाल कर बाकी पैसे नगर पालिका निधि में जमा करा दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर व्यथित व्यक्ति को लगता है कि गलत तरीके से मेरी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है, तो उस कंडीशन में जो डीएम साहब है उसको अपील कर सकता है। कितने दिन के लिए अंदर? तो 1 माह के अंदर वो अपील कर सकता है। इसके अलावा यह स्थायी वाली बात कर ही ली। अगर नगर पालिका कर्मचारी की मिलीभगत मिलती है तो उस कंडीशन में 3 माह से 3 वर्ष तक की सजा और 30,000 रुपये तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जांच या अगर पुलिस वाले कर रहे हैं तो डीवाईएसपी से कम रैंक का अधिकारी नहीं कर सकता, और अगर नगर पालिका कर रही है तो सीएमओ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा ये जांच की जाएगी। जांच करने के बाद वो 3 माह के भीतर जो एफआईआर की रिपोर्ट है वो न्यायालय में पेश करेंगे। ठीक है। अगर मान लो सीएमओ साहब को आशंका है कि ये वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, ये सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर सकता है, तो वो किसको बताएगा? डीएम साहब को बताएगा। डीएम साहब उस बंदे से, अगर डीएम साहब को लगता है सीएमओ साहब की बात तो सही है, तो उस कंडीशन में डीएम साहब उस बंदे से एक बॉन्ड भरवा लेंगे, या तो जमानत सहित या जमानत रहित भरवा लेंगे, और वो कितने टाइम का होगा वो बॉन्ड? वो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए वो बॉन्ड भरवाया जाता है। ठीक है। तो आज हम 245 तक यहाँ कवर करते हैं। आज की अंतिम धारा है, और बाकी अपन कल पढ़ेंगे। रिवीजन भी इसका मैं कल करा दूंगा या किसी नेक्स्ट क्लास में बाद में करवा देंगे, क्योंकि आज मैंने हर चीज़ डबल बार पढ़ाई है। और देखो जो भी कोई धारा समझ में नहीं आई, अब मान लो आपको कोई स्पेशल धारा है, मैंने ऐसा कुछ जल्दी में बोल दिया है, आपको समझ में नहीं आई उस टाइम में, तो आप लिख दिया करो कि सर ये वाली धारा समझ में नहीं आई है, इसको आप नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर देना। तो मैं आप बोलोगे तो मैं उसे देख लूँगा और उसे रिपीट कर दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट में रिपीट हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी फ्लो में निकल जाती है, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं बोल जाता हूँ पर शायद आपके उसे कैप्चर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो आप बोल दिया करो कि हाँ सर ये वाली पर्टिकुलर धारा है, या कुछ ऐसी कोई बड़ी कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड है जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप पर्टिकुलर आप मुझे मैसेज कर दो, कमेंट में डाल दो, या टेलीग्राम चैनल अपना जो डिस्कशन वाला है उसमें डाल दो, कहीं भी डाल दो, ताकि मेरे नज़र में आ जाए, तो मैं आराम से उसे, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि हाँ किसी ने क्या कमेंट किया है, इतने ही आते हैं तो मैं देख लेता हूँ आराम से। ठीक है। तो ऐसा है, अपनी पढ़ाई को चलते रहने दो, कंटिन्यू करो। अब तो वैकेंसियाँ बहुत आ गई है, तो अब हर वैकेंसी पे जो भी आपको लगे कि हाँ हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसको देना चाहिए, तो उसे दो। अपना ये वाला पोर्शन है वो पार्ट बी का थोड़ा सा है। देखो अगर आप कोई भी तैयारी करोगे उसके अंदर वही आपको राजस्थान पढ़नी है, वही पूरी पॉलिटी लगभग सब में आती है। अपना कोई स्पेशल अलग से पढ़ने वाला कुछ ऐसा सीन है नहीं, तो मोटा मोटा जो सेम है वो तो अपन सब जगह काम आएगा। जैसे राजस्थान वाला पोर्शन हर एग्जाम में, एलडीसी का हो, वनपाल वाला हो, ये जो अभी वीडियो के आने की बोल रहे हैं तो वो हो, आरएस का हो, तो ये सब में कॉमन है, तो वो पढ़ना ही है हमें, और वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और बाकी जो ये 40 नंबर वाला पोर्शन है वो अपन आराम से अपने रिदम के साथ पढ़ते रहो। अगर आप इस क्लास को या सिर्फ नगर पालिका वाले पोर्शन को अगर 1-2 घंटा भी देते हो ना पूरे दिन का, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटा इसमें दे रहे हो, 8 घंटे या 6 घंटे कहीं और पढ़ रहे हो, 8 घंटा बहुत होता है पढ़ाई मेरे हिसाब से। तो अगर आप स्टूडेंट ही हो पर्टिकुलर तो 8 घंटा बहुत है। अगर आप किसी जॉब वगैरह में तो 4-5 घंटे निकाल लो तो बहुत होता है, कोई टेंशन नहीं है इतना। तो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को एकदम देते रहो, क्योंकि देखो एक सिंपल है, इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं हो सकती कोई, क्योंकि अगर आरएस भी दे रहे हो तो पहले प्री देंगे, उसको क्लियर करना है, फिर मेंस देंगे, फिर मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू देंगे, फिर जाके फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है। यहाँ देखो सिंपल है, एक पेपर दिया, रिजल्ट आया, अगले दिन तहसीलदार के बराबर वाली पोस्ट पर बैठ जाएंगे।
सिंपल है ना, एक ही खेल है। और वहाँ देखो प्री दिया, मान लो प्री पास हो गया, मेंस दिया मेंस पास हो गया, इंटरव्यू में रह गए, या प्री दे लिया फिर मेंस में रह गए, तो पूरा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। वही बात है। तो यहाँ और सिलेबस भी ज़्यादा वाइड नहीं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है जो बहुत लोगों को परेशान करती है, साइंस नहीं है। तो आर्ट्स वालों के लिए तो बहुत बेटर ऑप्शन है यहाँ, कि भाई उनको कम से कम इन चीज़ों से तो बचा रहना पड़ता है। बस इतना है कि थोड़ी चीज़ें बारीकी से पढ़नी है, समझनी है, रट्टा मारना है, मारते रहो, पढ़ते रहो, सिंपल है। ठीक है, आया समझ में? तो अपनी पढ़ाई को धार देते रहो, अच्छे से पढ़ो, सिंपल बात है। जितना पढ़ोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, उतनी ही फाइन होती जाएगी चीज़ें, उतनी ही समझ में आती जाएगी, अपने आप क्लियरिटी हो जाएगी, कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो समझ में आने लग जाएगा। एक ही चीज़ है, जितनी बार देखोगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार सुनोगे, उतनी बार ही चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ होती जाती है, समझ में आने लगती है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। ये याद रखना, अगर हमें किसी पद की तरफ, किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है तो उसको बार बार अपने दिमाग में भी रखा करो। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अपने पढ़ने के लिए, एक बार सोचा करो, देखा करो, कभी ईओ की कोई पोस्ट हो, कहीं जा रहे हो, अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में रह रहे हो तो एक दिन नगर पालिका ऑफिस में जाके तो आओ, देख के तो आओ ईओ की पोस्ट होती क्या है, क्या हो रहा होता है उसका, उस पद का। जब देखोगे ना तब समझ आएगा, यार काश हाँ मैं यहाँ होना चाहिए हूँ, यहाँ बैठना चाहिए मुझे, ये है मेरे लायक पद, बैठना चाहिए मुझे। तो वो उस टाइम पता चलता है जब किस, भाई ठीक है जॉब तो कोई सी भी लग जाएगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जॉब लगना कोई बड़ी चीज़ है, पर हाँ अच्छी पोस्ट, अधिकारी वाली पद पे बैठना एक बड़ी बात होती है। कर्मचारी और अधिकारी में उतना ही फर्क है, जैसे जमीन आसमान का अंतर होता है ना, उतना ही अंतर होता है। तो जब जाते हैं तभी समझ में आता है कि हम कर्मचारी हैं या हम अधिकारी हैं। ठीक है, तो वैसी बात है। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, और वही बात बार बार रिपीट कर सकता हूँ मैं तो, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कम आराम से अपनी बातें लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो भी आपको शेयर करना है। तो जितना प्यार दे सकें दीजिए, और हम कंटिन्यू इसी तरह क्लासें लाते रहेंगे आपके लिए। तो आज की क्लास में यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।